वेलकम गो क्रेजी लर्नर्स। तो आज हम आरंभ सीरीज़ के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोशिश यही रहेगी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन को अच्छे से समझें और उसके जो इम्पैक्ट हुए थे उसके बारे में जानें। यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम इस पूरी सीरीज़ में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन में हमने दो रेवोल्यूशन को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज फेब्रवरी रेवोल्यूशन और सेकंड वन इज अक्टूबर रेवोल्यूशन। फेब्रवरी रेवोल्यूशन में जार की पावर एब्डिकेट हो गई, या जार ने अपनी पावर को एब्डिकेट कर दिया, त्याग दिया। वेयर इज अक्टूबर रेवोल्यूशन में पावर जो है वो लेनिन के हाथ में आ गई। पावर किसके हाथ में आ गई? लेनिन के हाथ में आ गई, व्लादिमीर लेनिन के हाथ में गई। पावर का सिंपल सा गेम है, इफ यू कांट होल्ड द पावर यू विल लूज इट। अगर आप पावर को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकते तो आप उसको खो दोगे। ये तो सिंपल सा पावर का नियम है। तो ये दोनों चीजें हुई थी। अब जब लेनिन पावर में आ गया तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले वो हम देखेंगे, और हमारा जो टॉपिक होगा वो है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। यानी लेनिन पावर में आया, यानी कौन सी पार्टी आएगी पावर में? बोल्शेविक पार्टी। कौन सी पार्टी? बोल्शेविक पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी किस चीज के? प्राइवेट ओनरशिप के। क्योंकि ये चाहते थे कि प्राइवेट ओनरशिप जैसी कोई भी चीज ना हो, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज रहे, कम्युनिटी उस चीज को पूरी तरीके से ओन करे और लोगों के हाथ में या वर्कर्स के हाथ में पूरी पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक पावर हो। तो ऐसी कुछ चीजें करना चालू कर दी थी। साथ ही साथ 1917 में, इन ईयर 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने वो काम किया जो लेनिन ने अपनी बुक लेनिन थीसिस में दिया था। और वो काम क्या थे? 3 काम लेनिन ने कहे थे जिसको लेनिन थीसिस नाम दिया गया था। पहला, वॉर को एब्डिकेट, वॉर को छोड़ दो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं रहना है। सेकंड, बैंक को नेशनलाइज करो। तो इसने सेकंड काम कर दिया क्या? बैंक को क्या कर दिया? नेशनलाइज। वॉर भी बंद कर दिया था, वो अपन देखेंगे। बैंक को क्या कर दिया? नेशनलाइज। यानी अब बैंक गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है। यानी अब बैंक पूरी तरीके से फ्री है, वो डिसाइड करेगा किसको लोन देना है किसको नहीं। बैंक अब ज्यादातर लोन किसको देने वाला है, या यूं कहो अब बैंक हर व्यक्ति को लोन देगा, और इससे बेनिफिट होने वाला कौन है? कॉमन मास। आप खुद सोचिए, अगर कोई प्राइवेट बैंक है वो किसको लोन देना प्रेफर करेगा? कोई एक पुअर व्यक्ति को, या जिसके पास एसेट्स कम है उसको, या जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसको? तो आपके सामने सिंपल सा आंसर आएगा, उसको देना पसंद करेगा जो अमीर है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक हर एक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको लोन देगा। इससे क्या हुआ? एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लोगों को देखने को मिला। तो पहला काम तो इसने कर दिया, बैंक को नेशनलाइज। दूसरा काम इसने किया कि जो लैंड थे नोबेलिटीज के, ठीक है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हो गए या जार के सगे संबंधी थे, वो जितने भी थे, उनके लैंड को कॉमन पीजेंट के लिए दे दिया। अब इससे क्या पीजेंट खुश होंगे? बिल्कुल हाँ। लेनिन ने वही काम किया जो एक अच्छे नेता को करना चाहिए। कॉमन पीपल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए उसने। बैंक को नेशनलाइज, लैंड पीजेंट को दे दिया, और वॉर को खत्म करने के लिए ब्रेस्ट लिटोवस में ट्रीटी की जर्मनी के साथ में। यानी 3 काम लेनिन ने बहुत, या बोल्शेविक पार्टी ने बहुत अच्छे से किए। इसके साथ साथ एक और चीज आप लोग याद रखिए, जब भी कोई सिमिलर आइडियोलॉजी का काम अगर आपको कराना है या आपको यूनिटी को प्रमोट करना है, तो आपको एक ऐसा सिंबल यूज करना पड़ेगा जिसमें दिखे कि हम सब क्या हैं, एक हैं। तो इसी कारण से 1918 में ड्रेस कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज कराना चालू कर दिए कि एक कॉमन ड्रेस आए। तो यहां पे एक सोवियत हैट को चूज किया गया। सोवियत हैट को ब्यूड्यूनोव का बोला गया। ब्यूड्यूनोव का स्पेलिंग भी बहुत अजीब है, ब्यूड्यूनोव का, ठीक है। ये इसलिए किया गया ताकि लोगों में यूनिटी प्रमोट हो, और यूनिटी प्रमोट होगी तो इससे पावर किसकी इंक्रीज होने वाली है? लेनिन की।
क्योंकि यूनिटी से ही पावर, वो बचपन में सुना होगा कि एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, बहुत सारी लकड़ी को नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो उसका ये सिंपल से यही रीज़न है कि जितनी ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलेगी उतनी ज़्यादा लेनिन की पावर क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और ये देखने को मिला भी। ठीक है, अब नवंबर 1970 में एक बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ से, लेनिन से। यहाँ से गलती अपन समझेंगे, खैर वो गलती नहीं थी, उसने फिर उस चीज़ को सुधारा भी। नवंबर 1917 में लेनिन ने सोचा कि हम एक इलेक्शन कंडक्ट करा दें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और लेनिन ने ऐसा किया भी, पर लेनिन उससे, या बोल्शेविक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई। कंडक्ट किसने कराया? लेनिन ने। क्या सोच के कराया? कि बोल्शेविक जीतेंगे, लेकिन बोल्शेविक मेजॉरिटी में नहीं आए, और इससे यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गई। और यहाँ धीरे धीरे करके क्या किया, जनवरी 1918 आते आते, इसके बाद कौन सी डेट आएगी, जनवरी 1918 आते आते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, यानी इलेक्शन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी जिसमें बोल्शेविक मेजॉरिटी में नहीं थे, इन लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सा काम किया, अगर आप मेजॉरिटी में नहीं हो तो हम आपके मीजर्स को भी, या आपके द्वारा लिए गए स्टेप्स को भी ख़त्म करेंगे। तो बोल्शेविक के मीजर्स को ये ख़त्म करना चालू कर दिए, और इसके रिस्पॉन्स में लेनिन ने पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्या कर दिया? डिसमिस। क्योंकि अल्टीमेट पावर कौन एंजॉय करना चाहता था? लेनिन। अगर आप हमारी बात मानोगे तो आप हमारे दोस्त हो, नहीं मानोगे तो हम आपके अगेंस्ट स्टेप लेंगे। और यही स्टेप किसने किया? लेनिन ने किया। और लेनिन ने यही सोचा कि जिस कंडीशन में ये चीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो स्टेबल हो ही नहीं सकती थी। इस कारण से लेनिन ने डिसमिस कर दिया किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। साथ ही साथ ये सोचा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिकली वर्क करेगी, किसके फेवर में? लोगों के फेवर में, कॉमन मासेस के फेवर में। और इसके साथ साथ बाद में जाके लेनिन ने 1918 में ही, मार्च 1918 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, इस दिन लेनिन ने जर्मनी के साथ पीस सेटलमेंट कर दिया, ब्रेस्ट लिटोवस में इसके साथ पीस सेटलमेंट कर दिया। और फाइनली ये चीज़ को एक प्रकार से वॉर से उसने खुद के कदम वापस ले लिए, लोग खुश, और अल्टीमेटली पावर, या फिर यूं कहो लेनिन की पावर दिन पे दिन क्या होना चालू हो गई, इंक्रीज होना चालू हो गई। अब बात करते हैं, ये तो हो गया लेनिन का काम। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो मनमानी कर रही है। यानी सिंपल सी बात है, लेनिन अपनी पावर इस्टेब्लिश कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। और जब भी कोई डिक्टेटर बनेगा तब उसको बचाने के लिए या खुद की सिक्योरिटी के लिए वो सबसे पहले स्टेप लेगा। तो इस वक्त लेनिन ने क्या किया, बहुत सारी सीक्रेट पुलिस इस्टेब्लिश की, जैसे चेका। सेम काम हिटलर ने भी किया था। जब हिटलर खुद को डिक्टेटर स्टैब्लिश कर रहा था, पहले उसने खुद की सीक्रेट पुलिस बना ली कि कोई भी कॉन्स्पायरेसी, कोई भी षड्यंत्र अगर हमारे अगेंस्ट हो रहा है तो हमें सतर्क कौन करेगा, ऐसी कुछ चीज़ है। और ऐसे ही काम किसने किया था? लेनिन ने। ठीक है, चेका बनाया, OGPU, NKVD, ऐसी कुछ सीक्रेट पुलिस एस्टैब्लिश की ताकि इसके अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम हो ये लोग शॉर्ट आउट करें और इसकी पोस्ट को बचाकर रखें, इसकी पावर को सुरक्षित रखें, इसकी पावर को कंसोलिडेट करके रखें। और ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि याद रखना, इस वक्त यहां पे चल क्या रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या इंडस्ट्रीज ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसके बारे में बात होती है? सोवियत की। तो अगर आपने ट्रेड यूनियन को अपने कंट्रोल में रख लिया तो आपने ज्यादा बड़े मास को अपने कंट्रोल में रख लिया। जैसे आज के समय की बात करें, आज के समय सबसे ज्यादा सुनी किसकी जाती? किसानों की। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन है आज के समय? किसान है। ठीक है, अगर डायरेक्टली देखें तो 55% और डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो 65% के आसपास क्या है? मेजॉरिटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहां पे किससे जुड़ी हुई थी? सोवियत वर्कर से जुड़ी हुई थी। तो इसने ट्रेड यूनियन को अपने अंडर में ले लिया, यानी मेजॉरिटी किसके हाथ में आ गई? अब लेनिन। और जिसके हाथ में मेजॉरिटी उसके हाथ में क्या आ जाएगा?
पावर। तो हिस्ट्री में बस एक ही चीज की लड़ाई हो रही है, और वो किस चीज की है? पावर की। इज दैट क्लियर टू यू? पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन। ठीक है, अब ये सब तो चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहां तक कोई डाउट? पावर कितनी खतरनाक चीज है। मतलब अगर आपको नशा करना है ना, तो सबसे पहले पावर का नशा करो, क्योंकि वही सबसे बड़ा नशा है और सबसे ज्यादा अच्छा नशा है। किस चीज का? पावर का। ठीक है, एक संस्कृत में कोटेशन है कि नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनन क्लेदंत्यापो ना शोष्यति मारुता। फिजिक्स में बात करें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पावर है, संभाल के नहीं रखोगे आगे जाएगी। संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं जब संभाल के नहीं रखो, या इसी चीज़ से रिलेटेड द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है? सिविल वॉर वो सिचुएशन है जब आपके देश के लोग ही आपस में लड़ने लगे, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो इकोनॉमी के आधार पे हो, चाहे वो पॉलिटी के आधार पे हो। किसी भी कारण अगर आपके देश आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है, मिस्टर ए, चलो मिस्टर ए बना देते हैं, और मिस्टर बी, ये दोनों हैं सिटीजन किसी सी देश के, और ये अगर आपस में ही लड़ने लगे तो इसी को हम क्या बोल देंगे? सिविल वॉर की। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, सिविलियंस आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बेकार सिचुएशन होती है। तो अपन बात करेंगे कि रशिया में 1917 1918 के आसपास सिविल वॉर कैसे हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन पास्ट में जाएंगे। लेनिन ने क्या किया था? लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लोगों से कहा कि लैंड ले लो, नोबेलिटी के पास जो लैंड है वो तुम्हारी। तो लोग जो थे, जो लेनिन की आर्मी में थे, या यूं कहो जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी में थे, जिसको हेड कौन कर रहा था? लियोन ट्रोत्स्की, वो कहां चले गए? अपने अपने गांव चले गए। कहां चले गए? अपने अपने गांव। किस चीज के लिए जा रहे हैं वो गांव? लैंड के लिए। लैंड के लिए गांव गए। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि आर्मी क्या हो गई उसकी? वीक। क्योंकि नंबर्स क्या हो गए बता दो? कम हो गए। नंबर से ही तो पावर डिनोट हो रही ना। नंबर्स क्या हुए आर्मी में? कम। आर्मी क्या हुई? वीक। लेनिन की आर्मी या रेवोल्यूशनरी आर्मी क्या होना चालू हो गई? वीक। और रेवोल्यूशनरी आर्मी को अपन बोलते हैं या किस कलर से डिनोट करते हैं? तो वो कलर है रेड। वर्ल्ड में जितने भी रेवोल्यूशन हुए ना, उन सारे रेवोल्यूशन में रेड कलर सबसे प्राइमरी रोल निभाता है। ठीक है, रेड कलर का मतलब ही रेवोल्यूशन है। रेड कलर का मतलब क्यों? क्योंकि रेड क्या होता है? हमारा ब्लड। इसी कारण से रेवोल्यूशन का कलर क्या रखा गया है? रेड। रेड क्या होने लगे? वीक। क्लियर? अब जब आप वीक हो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो अपोनेंट है वो स्ट्रांग होगा। और इस वक्त आपका अपोनेंट कौन है? जो नॉन बोल्शेविक लिबरल्स हैं, सोशलिस्ट हैं, या जार हैं, या जार के सपोर्टर हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कौन है? नॉन बोल्शेविक, जो बोल्शेविक पार्टी के नहीं है, नेशनलिस्ट, ठीक है, या लिबरल्स, या जो प्रोजार हैं, प्रोजारिस्ट। प्रोजारिस्ट मतलब जो जार को सपोर्ट करते हैं, पुरानी कंजर्वेटिव थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं, वो पावर में आएंगे। और जब ये पावर में आ रहे हैं, ये वीक हो रहे हैं, तो ये अपनी गवर्नमेंट या अपनी सत्ता या अपनी पावर को स्टैब्लिश करेंगे। और यही हुआ। जब ये अपनी पावर स्टैब्लिश कर रहे थे तो बहुत बड़े रशिया के पार्ट में इन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश कर दी, पर इनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई? जो लैंड को पीजेंट ने लिया था या आर्मी के लोग जो ले रहे थे, उन्होंने जाके, इन लोगों ने जाके उनको पीट दिया। ठीक है, और ब्रूटली पीटा। अब जब वो पिटे, सपोज करो ये मिस्टर बहुत बुरी तरीके से पिटा, ये भाग के वापस कहां पहुंच गया? आर्मी। वापस कहां जाएगा? आर्मी के, अरे अरे आपने लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने कहा और उनने पकड़ के हमको मार दिया। और वापस आर्मी में जाके जुड़ेगा। अब वापस से आर्मी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग।
और अब फिर कौन पिटने वाला है, फिर ये पिटने वाला है। मतलब पावर क्या हो गई, पूरी तरीके से टर्बुलेंट टाइम है कि एक के हाथ में गई, दूसरा पिटा, दूसरे के हाथ में गई, ये वाला व्यक्ति पिट रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। अब जब ये स्ट्रांग हुए, इनने फिर गलती कर दी। इनने क्या कर दिया कि जो अलग लोग थे, ग्रीन वगैरह थे, इनको बहुत ज़्यादा मतलब दबाया, ठीक है, सोशलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा दबाना चालू कर दिया। और फाइनली जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक का कंट्रोल पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया, नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे और जेडिडिस्ट के सपोर्ट में। यानी बोल्शेविक को सपोर्ट किसने कर दिया था, नॉन रशियंस, और जेडिडिस्ट ने जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उन्होंने इसको क्या कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था। और लेनिन ने इस तरीके से वापस से अपनी पावर को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक, अब हम बात करते हैं, हाँ ये अब देखो बोल्शेविक वापस पावर में आ गया। बोल्शेविक ने फिर यहां गलती की। एक उज्बेकिस्तान की जगह थी कीवा पे इन लोगों ने अटैक कर दिया और ब्रूटली नेशनलिस्ट को मारा। अब नेशनलिस्ट को जब आप मारोगे तो सोशलिस्ट भी विरोध करेंगे, लिबरल्स भी विरोध करेंगे, और यही हुआ। और नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी, फिर जाके वो लोग माने, और यहाँ पे यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन चलती रही। और इसी पूरे टाइम को क्या बोला हम लोगों ने, सिविल वॉर। मतलब कोई भी किसी को मारे जा रहा है। ठीक है, कभी ये इनको मार रहे तो कभी ये इनको मार रहे। ठीक है, जैसे सोशलिस्ट को ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, सोशलिस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन। ठीक है, और प्रोजारिस्ट को वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस कलर से, वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो ये सिविल वॉर खत्म होता है, लेनिन अपनी पावर में स्टैब्लिश हो ही चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से लेनिन ने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया, कैसे उसने सोशलिस्ट सोसाइटी यानी सोसाइटी को सेंटर में रख के प्लान एंड पॉलिसीज बनाना चालू की। तो इसके लिए उसने बहुत अच्छे मेजर्स लिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तो नहीं थे, हम ये कहेंगे शॉर्ट टर्म बहुत अच्छे थे वो, कि हाँ आपने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर दी। सबसे पहले क्या किया उसने, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी सेंटर में बैठा हुआ व्यक्ति प्लान करेगा कि आपके घर के सामने की रोड बननी है या नहीं बननी है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इतनी बड़े पावर के लोग हमारे लिए प्लान करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उन तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, सेकंड थिंग 5 ईयर प्लान, जिसको बाद में इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया था। ठीक है, 5 ईयर प्लान में भी यही किया गया। 5 ईयर प्लान में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ऑयल का, कोल का, स्टील का। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, इन दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम क्या हो गई, पहली चीज़ पुअर वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन क्यों, जब भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात होगी तब ब्यूरोक्रेसीज के पावर बहुत, ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत पावर चली जाएगी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। ठीक है, इनके पास पावर बहुत चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि फैक्ट्री में कौन काम करेगा, क्योंकि फैक्ट्री किसके द्वारा चलाई जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स ही डिसाइड करेगा कि फैक्ट्री में कौन काम करेगा या कौन काम नहीं करेगा। तो यहां पे क्या चालू हो गई चीज, करप्शन। क्या चालू हुआ, करप्शन। और करप्शन जहां पर भी होगा वहां पे इफिशियंसी बढ़ेगी कि कम होगी, बता दो आप लोग। इफिशियंसी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा कि कम होगा, हमेशा गिरेगी। क्योंकि रिजर्व्ड या यूं कहो जिसने पैसे दे दिए उसको वो पोस्ट मिल गई, और जो डिजर्व्ड कैंडिडेट था उसको वो पोस्ट नहीं मिली। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन तो हमेशा क्या होगा, गिरेगा अगर ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली। एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरना चालू होगा अगर ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली। और साथ ही साथ हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पुअर होना चालू हो गई थी इस पूरे टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और एक स्टोरी इसमें दी हुई है बुक में, कितनी ज़्यादा पुअर कंडीशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि सब काम जल्दी हो रहा है, रोड रातों में बन जा रही हैं, बिल्डिंग्स 1-2 दिन में बन जा रही है। कितनी ज़्यादा पुअर कंडीशन थी कि -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कोई 4th स्टोरी पर रह रहा है, 4th फ्लोर पर रह रहा है, वहाँ से उतर के उसको नीचे आना पड़ता था, रोड क्रॉस करना पड़ता था वॉशरूम जाने के लिए। तो मतलब इतनी बेकार कंडीशन हो चुकी थी किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बस कंस्ट्रक्शन हो रहा है विदाउट कोई प्लानिंग, कुछ भी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
अब हम बात करेंगे इसके बाद के लीडर के बारे में, जो कि लेनिन के बाद आया और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, स्टालिन। ठीक है, स्टालिन काफ़ी समझदार, लेकिन उसने जिस तरीके से कंट्रोल किया वो एक डिक्टेटर की तरह पूरी तरीके से कंट्रोल किया। उसने जब देखा कि हमारे यहाँ पे फैमाइन जैसी सिचुएशन आ रही है, फूड ग्रेन शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आ रही है, तो इसने क्या किया, इसने हर चीज़ के प्राइसेस कर दिए फिक्स। और जब प्राइसेस फिक्स होंगे तो हमेशा फिर से वही होगी, क्वालिटी क्या होगी, गिरेगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी क्या हो जाएगी, ड्रॉप होगी। और क्वालिटी ड्रॉप हुई तो इसके कारण इसने बहुत ज़्यादा हार्श मेजर लिए। इस टाइम फूड प्रोडक्शन फॉल हो चुका था, फूड प्रोडक्शन क्या हो गया था, फॉल हो चुका था बुरी तरीके से। तो इसने सोचा कि एक काम करो कि यहां पे भी गवर्नमेंट लेकर आ जाओ, यहां पर भी क्या लेकर आ जाओ, गवर्नमेंट। और इसने कलेक्टिवाइजेशन का कंसेप्ट दिया। इसने पहले रीजन को समझा कि फूड फॉल क्यों हो रहा है, फूड ग्रेन शॉर्टेज क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसने कहा कि लैंड क्या है, छोटा छोटा है या बहुत छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से एक कंसेप्ट आया और उसने वही अप्लाई किया, दैट इज कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन मतलब ये जो छोटे छोटे लैंड है ना, इसको एक कर दो और यहां पे फार्मर्स को सैलरी बेसिस रखो। कैसे बेसिस रखो, सैलरी बेसिस। बहुत अच्छा कंसेप्ट कि तुमने लैंड जोड़ दिया, फार्मर्स को सैलरी बेसिस रख दिया, बहुत अच्छा, सुनने में बिल्कुल फैंटास्टिक लग रहा है कि फार्मर्स को तो लॉस है ही नहीं। लेकिन इससे प्रॉब्लम यह है कि अगर सैलरी बेसिस कंसेप्ट होता है तो वहां पे लायबिलिटी, दायित्व हमेशा गिर जाएगा। आप खुद बताइए, अगर आपका खुद का बिजनेस है और एक गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस में चाहे रात के 11 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 1 बज रहा हो, आप अपना काम कंप्लीट करोगे अगर वो खुद का है। और अगर कोई गवर्नमेंट बैंक या किसी भी अदर चीज़ को देखो, उनके अगर 5 o'clock बज गए वो बैंक छोड़ के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो किसका है, गवर्नमेंट का। लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म। यहाँ पे भी यही हुआ। इनने सोचा कि हमें 8 घंटे की जॉब करनी है, हम 8 घंटे के काम करेंगे, बाद में काम नहीं करेंगे। तो इससे फूड ग्रेन जो बढ़ना चाहिए था वो उल्टा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। उल्टा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। और 1929-31 पे कैटल्स वगैरह गिरना चालू हुए। 30 से 33 के बीच में हार्वेस्ट खराब हुआ और 4 मिलियन डेथ टोल हो गए। कितना डेथ टोल हो गया, 4 मिलियन लोग मारे गए। सोच लो, 40 लाख लोग मर गए इस कारण से। ठीक है, 2 मिलियंस को प्रेजेंट किया गया, इसलिए प्रेजेंट किया गया, सब लोग किसका विरोध कर रहे हैं, स्टालिन का। बन चुका है डिक्टेटर। आपने हमारे अगेंस्ट अगर आवाज़ उठाई तो हम आपको कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। और यही सारी चीज़ें की इसने। फाइनली तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। अब हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। तो कंक्लूजन में ये देखने को मिला कि पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा मूव किया। अब यहाँ से समझो, सोशलिज्म आप उस देश में देखोगे जहाँ पर डेवलपिंग नेचर है, और कैपिटलिज्म उस देश में देखोगे जहाँ पर डेवलप्ड नेचर है। आज इंडिया है, सोशलिज्म है, गरीबों को फ्री में खाना देना, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इस कारण से इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से डेवलप्ड, इसलिए वहाँ पे क्या है, कैपिटल। इंडिया में भी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब पूरे वर्ल्ड में कैसे ऑब्जर्व किया गया, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट 1920 में, कॉमिंटन 1990 में, इंडिया में भी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बन चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म 1964 में बन चुकी थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें। और इंडिया में हम लोगों ने अपने प्रीएम्बल में भी, ठीक है, प्रीएम्बल में हमने क्या एक्सेप्ट किया, सोशलिज्म के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस का कंसेप्ट भी लिया। तो ऐसी कुछ कंसेप्ट हमने अपने प्रीएम्बल में लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, और इसी कारण से हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट पूरा का पूरा इस चैप्टर को रखेंगे इन अ सिंगल वीडियो इन अ फॉर्म ऑफ क्रैश। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।